क्या आपके घर में किसी को तेज़ बुखार हुआ है और आपको लग रहा है ये डेंगू तो नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेंगू होता कैसे है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और वो ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है, और आप इसका प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं जिससे आपको डेंगू ना हो। और शुरू करने से पहले एक बात आपको याद रखनी है कि हर एक फ़ीवर डेंगू की वजह से नहीं होता, और हर प्लेटलेट काउंट कम होना ये डेंगू की वजह से ही नहीं होता है ना। तो हम इसके बारे में आज डिटेल में समझेंगे। आज हम जानते हैं डेंगू होता कैसे है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फेक्टेड एडीज मस्कीटो के बाइट से फैलता है। एक मिसकंसेप्शन जो बहुत से लोगों को डेंगू के बारे में होता है वो है कि ये अगर कोई पेशेंट है जिसको डेंगू हो गया है और वो आपके फैमिली मेम्बर है ना, अगर आप उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उन्हें हग कर रहे हैं या उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको उससे डेंगू नहीं होगा, क्योंकि डेंगू एक कंटेजियस इन्फेक्शन नहीं है। ये फिज़िकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता। इसके लिए एक मस्कीटो बाइट से ही ये फैलेगा। मतलब अगर एक पर्सन को एडीज मस्कीटो ने बाइट किया है और उसको डेंगू डायग्नोस हुआ है, वैसे ही दूसरे पर्सन के ऊपर भी अगर वही मस्कीटो ने बाइट किया है या कोई और एडीज मस्कीटो ने वो वायरस उसके अंदर इंजेक्ट किया है, तो ही आपको डेंगू होगा। ये कंटेजियस इन्फेक्शन नहीं है। हम आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं। डेंगू को मैंने जैसे आपको बताया एक वायरल इन्फेक्शन है। तो डेंगू किससे फैल रहा है हमने ये जाना, मस्कीटो बाइट से, और वो भी एडीज, इन्फेक्टेड एडीज मस्कीटो के बाइट से। तो जब ये मस्कीटो ने एक इंसान को बाइट किया है, उसके 4 से 10 दिन बाद आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे। तो वो सिम्टम्स कैसे हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं 1 बाय 1, क्योंकि सब में सेम सिम्टम्स हो ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स से ये पता चलेगा कि अगर आप में ये सिम्टम्स है या आपके कोई फैमिली मेम्बर में है, तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करिए। तो पहला सिम्टम जो है वो है अचानक से तेज़ बुखार हो जाना, हाई फीवर हो जाना अचानक से। और ये हमेशा सबको हाई फीवर ही होता है ऐसा नेसेसरी नहीं है। कभी कभार हल्का बुखार, या ऐसे कहते हैं ना कि बदन गर्म लग रहा है थोड़ा सा, है ना, तो ऐसा भी आपको एक सिम्टम देखा जाएगा। अब हम सेकंड सिम्टम के बारे में जानते हैं, बहुत तेज़ बॉडी पेन। तो डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। तो अब हम इसको जानते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ गया है। कई पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, इतना पेन है मुझे। इसके पीछे का हम लॉजिक जानते हैं। जब कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उससे इमीडिएट फाइटिंग में शुरू हो जाता है ना, कि उसको किल कर सके वो वायरस को। तो इसमें मसल और जॉइंट्स इतने ड्रेन हो जाते हैं कि ऐसे लगता है कि उनकी बहुत एनर्जी यूज़ हो चुकी है, तो इसीलिए हमें बहुत बॉडी पेन होता है। तो सेकेंड आपको सिम्टम जो देखा जाएगा, कॉमनली देखा जाता है डेंगू में, वो है बॉडी पेन इंटेंस। इसीलिए बॉडी में तेज़ दर्द होता है, जो मैंने आपको पूरा समझाया साइकिल कि क्यों पेन होता है। अब हम जानते हैं कि थर्ड सिम्टम क्या है, आँखों के पीछे की तरफ दर्द होना। ठीक है, जो हमारे यहाँ बोन है, ये सॉकेट्स हैं, आई सॉकेट्स, उधर बहुत पेन होता है। ठीक है, तो बहुत से पेशेंट्स ऐसे कहते हैं कि हम आँख घुमा भी रहे हैं तो हमें पेन हो रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि हम ऊपर नीचे देखते हैं या राइट लेफ्ट देख रहे हैं तब भी पेन हो रहा है। तो ये एक डिफरेंट सिम्टम है जो डेंगू में पाया जाता है कॉमनली। अब ये आप जान लीजिए कि हर एक पेशेंट में सेम सिम्टम्स हो ये ज़रूरी नहीं है। हर एक बट अगर आपको बुखार है और उसके साथ इस तरह का पेन हो रहा है तो आप अपनी डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उनको बताइए शायद ये डेंगू हो सकता है। तो हम फोर्थ सिम्टम के बारे में बात करते हैं। जो फोर्थ सिम्टम देखा गया है वो है बहुत ज़्यादा थकान होना। अब बॉडी जब एक डिजीज़ से लड़ रही होती है तो वो इतनी थक जाती है, ड्रेन महसूस होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, बहुत कुछ होता है बॉडी के अंदर, है ना। तो जिस वजह से पेशेंट को बुखार उतरने के बाद भी कई दिनों तक बॉडी में पेन और थकान महसूस होती रहती है। तो ये भी एक आप सिम्टम देखोगे। और फिफ्थ सिम्टम स्किन रैश, बुखार के साथ स्किन लाल हो जाती है, तो ये भी एक सिम्टम आपने याद रखना है। बट ज़रूरी नहीं है कि सब में कॉमन है। ये मैं आपको सारे सिम्टम्स इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आपको बुखार के साथ ये चीज़ें नोटिस हो रही हैं तो आप अपने फिजिशियन को ये बता सकते हैं, क्योंकि इसमें डेंगू का शक हो सकता है। द नेक्स्ट सिम्टम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नॉशिया और वॉमिटिंग। बहुत से पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है
कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से और बॉडी के ऊपर इतना टोल पड़ता है, बार बार पेशेंट्स ऐसे कहते हैं उल्टी जैसे फीलिंग आती है पर उल्टी नहीं हो रही है, तो वो नॉशियस होते रहते हैं, या कोई लोगों में तो वॉमिटिंग भी देखी जाती है प्रॉपर्ली। उससे तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, तो आप अपने फिजिशियन से इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करके उनसे मिलिए और आगे के ट्रीटमेंट की डिस्कशन करिए। अब हम जानते हैं कि क्या प्लेटलेट काउंट कम होना ही डेंगू है, कि यही उसका डायग्नोसिस है? नहीं। आप समझिए कि आप एक क्रिकेट मैच के अंदर हैं, क्या हम एक ही प्लेयर के जितना उसने रन बनाए हैं उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये मैच वो टीम जीतने वाली है? ऐसे नहीं होता, राइट? तो इसीलिए सिर्फ प्लेटलेट काउंट कम होने के साथ साथ ब्लड प्रेशर, हाइड्रेशन, ओवरऑल क्लिनिकल कंडीशन क्या है पेशेंट की, उससे डिसाइड होता है कि ये इसको डेंगू है या नहीं। और बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं विथ द एग्जामिनेशन, जिससे डॉक्टर्स को कंफर्मेशन आता है कि ये डेंगू है या नहीं। तो प्लेटलेट काउंट कम होने से डेंगू है, ये एक मिथ है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सिर्फ प्लेटलेट काउंट से पता नहीं चलता है हमें कि डेंगू है, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन के साथ कभी कभार डॉक्टर्स डायग्नोस्टिक टेस्ट की मदद लेते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो सकता है ना। तो ब्लड टेस्ट के अंदर अगर बुखार 5 दिन से ज़्यादा है पेशेंट के अंदर और सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, IgM एंड IgG एंटीबॉडी टेस्ट भी करवा सकते हैं, या CBC भी कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो इससे डॉक्टर को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है कि ट्रीटमेंट क्या डिसाइड करना है, और हमको एक कंफर्मेशन मिल जाता है फॉर अर्ली डायग्नोसिस ना। तो इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स ये डायग्नोस्टिक टेस्ट, अगर उनको शक है कि ये डेंगू है, क्योंकि सिर्फ बुखार से हमको थोड़ी पता चलेगा कि ये डेंगू है, तो क्योंकि डेंगू के थोड़े सिम्टम्स वायरल फीवर से, चिकनगुनिया और ऐसे बहुत सारी डिजीज़ के साथ मिलते जुलते हैं, तो कंफर्म करने के लिए हम ये डायग्नोस्टिक टेस्ट रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। अब अनकॉम्प्लिकेटेड डेंगू के अंदर सबसे मेन फोकस होता है कि इम्यून सिस्टम को इस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करना है ट्रीटमेंट में, जिस हिसाब से कि वो खुद से वायरस से लड़ ले। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट अनकॉम्प्लिकेटेड डेंगू, जो फर्स्ट स्टेज में, जल्दी अर्ली स्टेजेस में पकड़ा गया है। तो जैसे सिम्टम्स के हिसाब से पेशेंट को फीवर होता है, बॉडी पेन होता है ना, नौशिया, वॉमिटिंग, इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत देखा जाता है। तो बहुत सारे जैसे सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन स्टेबल रखने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, सपोर्टिव थेरेपी जैसे कि जिसको कहते हैं। अगर कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती है तो हॉस्पिटल एडमिशन भी सजेस्ट किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, दैट इज़ कि अगर आपने सिम्टम्स देख लिए तो बहुत से लोगों को लगता है ये वायरल के सिम्टम्स है ना, वायरल फीवर के सिम्टम्स है और नॉर्मल बॉडी पेन हो रहा हो, तो आप आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक और एस्पिरिन जैसे मेडिकेशंस आप फार्मेसी से, OTC मेडिकेशंस हैं, ये आपको ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप फार्मासिस्ट से जाके कलेक्ट कर लेते हैं। ये सही अप्रोच नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने पहले अपने डॉक्टर्स से अपने इन्फेक्शन के बारे में बात करना है कि अगर डेंगू है तो ये सिर्फ ये ऐसे मेडिकेशन से थोड़ी ये ठीक होगा। इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है जो फॉलो करना होता है। तो आप सेल्फ डायग्नोसिस करके सेल्फ मेडिकेशन करना अवॉइड करिए ऐसे सिचुएशंस में। अब हम जानते हैं कि आपको इमीडिएटली कब हॉस्पिटल जाना है। तो जैसे मैं आपको कुछ लिस्ट बताती हूँ, ये चीज़ें आप याद रखिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी ऐसा महसूस होता है तो आप इमीडिएटली आपके डॉक्टर के पास जाइए या नियर बाय हॉस्पिटल के अंदर जाइए। अगर आपको इमेंस पेन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, अब जैसे प्लेटलेट्स का लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो नोज़ ब्लीड्स भी देखे जाते हैं पेशेंट्स में, तो तब आपको हॉस्पिटल जाना है। और अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपको कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है, बहुत सिवियर पेट दर्द है, या आपको नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा आपको सुस्ती हो रही है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, बॉडी पेन अनबेरेबल हो गया है, तो तब आपको डॉक्टर के पास जाना इमीडिएटली ज़रूरी है। और जैसे आपको अगर बार बार वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन ऐसा फील हो रहा है, नॉशियस लग रहा है, या अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आप नियर बाय हॉस्पिटल में इमीडिएटली जाइए। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने याद रखनी है कि कभी कभार डेंगू का फीवर कम होने के बाद भी वार्निंग साइंस दिख सकते हैं, इसीलिए ये सिवियर डेंगू की बात कर रही हूँ मैं। सिवियर डेंगू में यूजुअली ये देखा जाता है कि बुखार पेशेंट का उतर गया, पेशेंट को लग रहा है यार मैं तो ठीक हो गया हूँ, बट मुझे डिस्चार्ज दे दो या मुझे घर भेज दो या मेरे मेडिकेशंस ख़त्म कर दो, बट
बहुत बार ऐसे होता है सिचुएशन में कि सिवियर डेंगू में फ़ीवर कम होने के बाद सिम्टम्स दिखे जाते हैं पेशेंट्स में, ये तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है पेशेंट को और ट्रीटमेंट थोड़े दिन और चालू रखा जाता है। अब हम प्रिवेंशन पे आते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम डेंगू का? डेंगू किस वजह से होता है? मस्कीटोज़ की वजह से। अब एडीज़ मस्कीटो जो है वो साफ़ पानी में ब्रीड करता है, जहाँ भी जमा हुआ हुआ साफ़ पानी है उसमें ब्रीड करता है। तो आप ये चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ कहाँ साफ़ पानी स्टोर हो सकता है ना। जैसे बहुत से लोग मटके का यूज़ करते हैं पानी आज तक पीने के लिए, उसको ढक कर रखिए। बहुत से एरियाज़ में आज भी बकेट से पानी गर्म करके यूज़ करते हैं नहाने के लिए, है ना। हम साफ़ पानी यूज़ करते हैं ये सब चीज़ों के लिए। तो या कोई भी वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, डिश वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, ये सब साफ़ पानी जो होता है हम बकेट में स्टोर करते हैं, उसमें भी ये ब्रीड कर सकते। तो ये ऐसे भी जगहों पर ये ढक कर रखें वो चीज़ों को। आप इसको ओपन मत रखिए जहाँ मस्कीटो आकर ब्रीड करें, है ना। और अगर आपके घर के आसपास कोई पडल है जहाँ बहुत टाइम से पानी है तो उसको हटाइए। और वाटर कूलर्स में हम पानी डालते हैं, हर टाइम फिल करते हैं न्यू पानी, तो उसके अंदर भी मस्कीटोज़ हो सकते हैं। फ्लावर पॉट में पानी डालते हैं तो वो पानी जम जाता है एक जगह कभी कभार मिट्टी में, तो उस वजह से भी मस्कीटोज़ वहाँ आ सकते हैं। और आप मस्कीटो रेपेलेंट लगाइए। और आपको ये याद रखना है कि डेंगू का जो मस्कीटो है वो सुबह में ज़्यादा बाइट करता है, तो आपने ये नहीं सोचना है कि सिर्फ शाम में ही मैं सब कुछ अपना ध्यान रख लेता हूँ तो सुबह में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मस्कीटो का बाइट नहीं होगा। बट डेंगू का मस्कीटो सुबह में बाइट ज़्यादा करता है, तो आपको फुल स्लीव्स कपड़े पहनने हैं, मस्कीटो रेपेलेंट्स लगाने हैं। तो आपने ये थोड़े से जो प्रिवेंशन की जो चीज़ें हैं ये अगर आप याद रखोगे तो इसका बस मैं आपको ये बताती हूँ इसका क्या है सोल्यूशन। मस्कीटो बाइट से अगर आप बच गए तो आप डेंगू से बच गए। आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि हर बुखार डेंगू नहीं होता, बट हाई फीवर को हमने अगर इग्नोर कर दिया तो ये हमारे लिए एक वार्निंग साइन है, मे बी ये डेंगू भी हो सकता है। तो आपको अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे आपकी बॉडी में सिवियर पेन है, हाई फीवर है, या फिर आपकी आंखों के पीछे दर्द हो रहा है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, रैशेस हो रहे हैं, नॉशियस फील होता है, तो आप सेल्फ मेडिकेशन करने से बेहतर आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए और उसके ऊपर ट्रीटमेंट कीजिए। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो घरेलू नुस्खे जो बताए जाते हैं कि पपाया लीफ का जूस पीजिए या कीवी खाइए, इसके ऊपर एविडेंस नहीं है। तो जब तक कोई चीज़ का एविडेंस नहीं होता तो ये प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं कहा जाता कि प्लेटलेट काउंट पपाया लीफ के जूस से बढ़ जाएगा। तो आप अपने डॉक्टर से पहले इसके बारे में बात कीजिए कि क्या मैं ये कंज्यूम कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। इसके ऊपर जब तक एविडेंस या रिसर्च नहीं है कि एक प्रूवन इससे प्लेटलेट बढ़ता ही है, प्रूवन ट्रीटमेंट है, तो ही इसको आगे दिया जाता है पेशेंट को। क्योंकि कोई चीज़ से, कोई स्मॉल चीज़ हमने जो कंज्यूम कर ली उससे हमारे अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए आप अपने पहले डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड कीजिए। एंड दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।